नमस्कार। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुखदेव खिलरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसा हम जो साइक्लोन है, एक चक्रवात है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले 2 दिनों से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो टॉपिक है यानी कि अम्फान जो चक्रवात है वो करंट का इशू है और इसके बारे में कुछ हमें बताइए। तो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। हम लोग जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे यानी कि अम्फान जो सुपर साइक्लोन है ये आ चुका है, गुजर चुका है, इसका जो संदर्भ रहेगा या हम लोग जो बात करेंगे ये भारत के भूगोल के संदर्भ में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल में भी जो जलवायु है उससे इसका क्या कनेक्शन रहता है या किस प्रकार से भारतीय जलवायु को ये जो चक्रवात है वो प्रभावित करते हैं, इस तरह की बातें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो अम्फान जो चक्रवात है इसका भारतीय जलवायु पर, भारतीय मॉनसून पर, भारतीय मौसम तंत्र के ऊपर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो चक्रवात है ये कैसे पैदा होते हैं, कहां से पैदा होते हैं, इसका नाम अम्फान ही क्यों पड़ा और किस प्रकार से ये तबाही इसने मचाई है, इस बारे में हम लोग आज इसके बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय जलवायु के संदर्भ में जो है चक्रवातों का क्या महत्व है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में देनी है कि भारत में जो जलवायु है वो चक्रवातों से प्रभावित रहती है। खास करके उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आते हैं या उत्तरी हिंद महासागर में बनते हैं, इनके कारण भारतीय मौसम जो है या भारतीय जलवायु है वो प्रभावित होती है। और उत्तर पश्चिम से जो चक्रवात आते हैं हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिनको बोलते हैं, पश्चिम विक्षोभ, वो भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो जो चक्रवात होते हैं उनका भारतीय मौसम, भारतीय जलवायु में अपना अहम योगदान होता है, ये भारतीय मौसम को प्रभावित करते हैं। तो चक्रवातों के संदर्भ में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अम्फान एक सुपर साइक्लोन है या एक महाचक्रवात है, हम लोग कह सकते हैं ये एक महाचक्रवात है। यानी कि चक्रवातों की खतरनाक कैटेगरी जो होती है उसको सुपर साइक्लोन या महाचक्रवात कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चक्रवात क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, इसमें ज्यादा डिटेल से हम लोग बात नहीं करेंगे। डिटेल से चक्रवातों से संदर्भ में अगर आप लोगों को इस प्रकार की कोई जरूरत होगी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल जो है वो मोटा मोटी बात करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इंडिया ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल में और इस चक्रवात के जो संदर्भ है उसके बारे में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम चक्रवात की बात करते हैं कि चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, चक्रवात जो होता है इसके केंद्र में नीमन दाब होता है, इसके केंद्र में नीमन दाब होता है। और जो प्रति चक्रवात होता है इसके केंद्र में उच्च दाब होता है। यानी कि प्रति चक्रवात में तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती है इस प्रकार से, और चक्रवात में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती है। यह फर्क होता है कि चक्रवात के केंद्र में नीमन दाब होता है जिसके कारण हवाएं परिधि से केंद्र की ओर आती है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर जाती है। चक्रवात आता है तो इसके कारण मौसमी घटनाएं घटित होती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, बिजली का गर्जना होता है और इसके कारण जो है वो नुकसान होता है। लेकिन प्रति चक्रवात आते हैं तो मौसम शांत हो जाता है, यानी कि मौसम के शांत होने का प्रतीक होता है। चक्रवात आते हैं तो हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती है, लेकिन प्रति चक्रवात आता है तो हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती है जिसके कारण मौसम को शांत कर देती है। तो प्रति चक्रवात और चक्रवात में ये फर्क होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो चक्रवात होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। चक्रवात जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं चक्रवात, पहले सिर्फ चक्रवात की बात करेंगे, यानी कि हम लोग साइक्लोन की बात करेंगे कि साइक्लोन या चक्रवात होता क्या है। चक्रवात जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वात माने हवा, चक्र वायु का एक चक्र होता है जिसके अंदर हवाएं जो है वो परिधि से केंद्र की ओर तेजी से बढ़ती है क्योंकि केंद्र में नीमन दाब होता है। अब ये चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये मुख्यतः उष्ण सागरों पर बनते हैं। उष्ण सागरों पर यानी कि गर्म जो सागर होते हैं जिनका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, वहां पर बनते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्योंकि ज्यादा तापमान होने के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिसके कारण वाष्पीकृत हवाएं जो है वो ऊपर उठ करके संघनन होती है, और संघनन के कारण हवाओं के संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा जो है वो रिलीज होती है, और उस गुप्त ऊष्मा से इन चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है। तो गुप्त ऊष्मा जो है वो इनको ऊर्जा देती है, और इसके कारण जो हवाएं हैं वो जैसे हवाएं गर्म होकर के समुद्र से ऊपर उड़ती है, उन हवाओं का स्थान लेने के दूसरे स्थान से हवाएं आती है तो एक भंवर बन जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उष्ण सागर या गर्म सागरों के ऊपर होती है। ट्रॉपिकल जो सागर होते हैं यहाँ पर तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होता है, तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण जो है वो इस प्रकार के चक्रवात बनते हैं, और ये चक्रवात समुद्र से बनकर के स्थलखंडों की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मुख्यतः अप्रैल और मई के महीनों में मानसून से पहले आते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं प्री मानसून चक्रवात, यानी कि जो अप्रैल मई के महीने में जो चक्रवात आते हैं उनको प्री मानसून चक्रवात कहते हैं। वैसे बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक 80% के लगभग चक्रवात आते हैं, और अरब सागर में जो है वो उसकी तुलना के रूप में कम चक्रवात आते हैं। तो इनको गुप्त ऊष्मा देती है। गुप्त ऊष्मा जो ऊर्जा प्रदान करती है, जो संघनन के कारण निकलती है। तो यानी कि इन चक्रवातों का जो बनना है वो उष्ण सागरों में 5 से 30 डिग्री के बीच में होता है, और शीतोष्ण चक्रवात 35 से 60 डिग्री के बीच में गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। तो ये तो यानी कि हम लोग चक्रवातों की बात करें कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, और शीतोष्ण कटिबंध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनके अंदर जो है वो निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। तो इनकी जो दिशा होती है दोनों गोलार्धों में, चक्रवातों में वायु की दिशा अलग अलग होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि वायु की दिशा जो है वो किस प्रकार से होती है। तो जैसे ग्लोब के संदर्भ में हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान देनी है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा जो होती है चक्रवातों में वो अलग अलग होती है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो जो चक्रवातों में वायु की जो दिशा होती है, जैसे ये निम्न दाब का केंद्र हो गया, केंद्र की ओर हवाएं जो आती है वो आती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई के विपरीत हवाएं चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जैसे निम्न दाब का केंद्र हो गया, निम्न दाब की ओर हवाएं जो परिधि की ओर से बढ़ती है वो बढ़ती है क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसे हम बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि चक्रवातों में जो हवा की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। घड़ी की सुइयां जैसे इस प्रकार से चलती है, लेकिन ये इस प्रकार से चलती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवातों में वायु की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुई की दिशा में होती है, और उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से विपरीत होती है। तो चक्रवातों में जो हवा की दिशाएं होती है वो विपरीत होती है।
यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आमतौर पर जो हवाएं चलती है वो तो क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज होगी। दक्षिण गोलार्ध में जो आमतौर पर हवाओं की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन चक्रवातों में ये क्लॉकवाइज हो जाती है। तो ये फर्क होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीतोष्ण। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि उष्ण गर्म सागरों पर बनते हैं, और इनमें जो हवाओं की दिशा की गति जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में प्रति घड़ी की सुई के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है जो भारत में आते हैं, इनको भारत में यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तो चक्रवात ही कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थानीय नाम, चक्रवातों के स्थानीय नाम बड़े इंपॉर्टेंट है ये। कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में इनको चक्रवात ही कहते हैं या अवदाब बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इनको चक्रवात ही बोला जाता है, स्थानीय नाम है। इसके बाद में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे टाइफून चीन सागर में या चीन के आसपास उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनको टाइफून कहा जाता है। उसके बाद होता है टाइफू, जापान के आसपास इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू कहा जाता है। इसके बाद होता है हरिकेन, कैरेबियन सागर, यानी कि वेस्ट इंडीज जो द्वीप समूह है उसके आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। इसके बाद एक होता है टोर्नेडो, सबसे खतरनाक जो चक्रवात होता है वो होता है टोर्नेडो। टोर्नेडो जो है वो आता है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तटों पर या तट पर, यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं खास करके फ्लोरिडा तट पर। जो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट है फ्लोरिडा का तट, वहां पर जो चक्रवात आते हैं इनको टोर्नेडो कहते हैं। और धरती के ऊपर सर्वाधिक विनाशकारी जो चक्रवात होता है वो टोर्नेडो होता है। सबसे खतरनाक चक्रवात होता है टोर्नेडो। इसके बाद में एक और होता है जिसका नाम है विली विली। विली विली जो चक्रवात होता है, यानी कि इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कुछ स्थानीय नाम है, जैसे चक्रवात या अवदाब भारतीय उपमहाद्वीप में आपको पूछा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के नामों से जाना जाता है, तो इनको भारतीय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ही बोलते हैं, अवदाब ही बोलते हैं। आपको पूछा जा सकता है चीन के आसपास क्या बोला जाता है, तो टाइफून, चीन दक्षिण चीन सागर भी नाम देकर भी पूछ सकता है। जापान के आसपास इनको बोला जाता है टाइफू, टाइफून या टाइफू। हरिकेन इनको बोला जाता है कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में। टोर्नेडो जो आते हैं ये मैक्सिको खाड़ी में आकर के उत्तर की ओर जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट से टकराते हैं। तो फ्लोरिडा का जो तट है वहां पर इनको टोर्नेडो कहा जाता है, धरती का सबसे विनाशकारी चक्रवात होता है। और विली विली जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको विली विली कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के ये स्थानीय नाम है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये जो चक्रवात आते हैं, जैसे टोर्नेडो आते हैं, टोर्नेडो को भी अलग नाम दिया जाता है।
जैसे भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन इन चक्रवातों को अलग अलग देश जो होते हैं वो नाम देते हैं। जैसे इसका नाम पड़ा अम्फान। इसी प्रकार से अलग अलग देशों में चक्रवातों को नाम देने की एक परंपरा है, रही है सदियों से। लगभग 19वीं शताब्दी में जो है वो चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जाकर के इसके अगर हम लोग कहें कि एक सही तरीके से जो नामकरण शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1953 में, जब मियामी मौसम संगठन और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया है वो शुरू की थी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो नामकरण शुरू हुआ था उसमें महिलाओं के नाम के ऊपर चक्रवातों के नाम रखे जाते थे। और इसी जैसे हम लोग बात करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में, और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत में जो चक्रवातों के नाम है वो भ्रष्ट राजनेताओं के नाम पर रखे जाते हैं। ये तो विश्व स्तर पर बात होगी, लेकिन अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे, यहाँ पर जो चक्रवातों का नामकरण है वो किस प्रकार से होता है कि इस चक्रवात का नाम अम्फान ही क्यों पड़ा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया है वो सन 2000 में शुरू हुई थी। जो नामकरण की प्रक्रिया रही वो सन 2000 में शुरू हुई थी, और उस टाइम पे जो नाम है वो अलग अलग देश अपने हिसाब से देते थे, कोई धर्म के आधार पर, कोई किसी पक्षी के आधार पर। लेकिन उससे क्या हुआ कि फिर दिक्कतें आती थी कि एक देश के नाम पर दूसरे देश को आपत्ति होती थी। उसके कारण फिर क्या हुआ कि 2004 में एक समझौता किया गया कि जो नामकरण होगा वो इस प्रकार से होगा कि किसी भी दूसरे देश को इस पर आपत्ति ना हो। तो 2004 के बाद में सारे देशों ने मिलकर के जो है वो इसके नामकरण की प्रक्रिया अपना ली। इसके अंतर्गत जो नाम रखे जाते हैं उसमें पहले ही 8 नाम सुझा दिए जाते हैं। एक देश है वो आने वाले चक्रवात के लिए 8 नाम पहले से दे देता है। वो 8 नामों के ऊपर एक समिति होती है, वो विचार करती है कि कौन सा नाम इसमें से ज्यादा ठीक रहेगा, कौन सा ज्यादा लोकप्रिय रहेगा। उसके आधार पर फिर नामांकन है वो किया जाता है। खास करके अगर हम इस क्षेत्र में नामांकन करने वाले देशों की बात करें तो जैसे भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, या जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, या इधर जैसे हम बात करें तो ओमान है, ये देश मिलकर के चक्रवातों का नामांकन करते हैं और पहले ही नाम सुझा दिए जाते हैं। जैसे अब जो आगे जो चक्रवात आएगा इस अम्फान के बाद में, उसका नामांकन भारत के द्वारा किया जाएगा, यानी कि वो नाम पहले से डिसाइडेड है, तो पहले से ही नाम जो है वो रख दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें अम्फान तूफान की, अम्फान चक्रवात का नाम जो है वो थाईलैंड देश ने रखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्फान का नामांकन किसने किया, वो किया था थाईलैंड ने। थाईलैंड में इस अम्फान शब्द का अर्थ होता है आसमान, इसका अर्थ होता है आसमान। ये जो नामांकन थाईलैंड ने किया था ये 2004 में ही कर दिया था, यानी कि इसने 2004 में ये नाम सुझा दिया था, जो अब जाकर के इस चक्रवात के ऊपर ये नाम जो है वो रखा गया। तो इस प्रकार से अम्फान चक्रवात जो है वो किस देश ने दिया था, या अम्फान नाम किसने दिया था, ये दिया था थाईलैंड ने। और इस अम्फान का अर्थ होता है आसमान, और ये नाम 2004 में सुझाया गया था। और अम्फान जो चक्रवात है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कब आया, कहाँ आया, कैसे ये सुपर साइक्लोन बना, होता क्या है सुपर साइक्लोन, और इसके कारण कौन कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि ये चीज हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं अम्फान के बारे में। अम्फान या एम्फन भी बोलते हैं इसको। एम्फन, ये जो चक्रवात है ये बना था दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि इस क्षेत्र में। अम्फान जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, और ये जो चक्रवात है वो हवाओं के साथ साथ उत्तर की ओर खिसकना आरंभ हुआ, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में हुई है। क्योंकि जितने भी जो चक्रवात होते हैं वो 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में नहीं बनते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बाद में बढ़ते, क्योंकि 5 डिग्री तक भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल नहीं पाया जाता। और इन चक्रवातों के बनने के लिए कोरियोलिस बल अति महत्वपूर्ण या अति आवश्यक होता है। तो 5 डिग्री के उत्तर में, यानी कि उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री के बाद में जो ये चक्रवात बना,
फिर इस चक्रवात ने उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हवाएं जो होती है वो अपने दाईं ओर मुड़ करके और पूर्व की ओर बहती, तो इसने अब हवाओं के साथ जो है वो उत्तर की ओर बहना आरंभ किया, यानी कि इस प्रकार से। उत्तर की ओर बहते हुए शुरुआत में ये एक चक्रवात ही था, यानी कि एक साइक्लोन ही था। ये जो हमें जो डाटा मिलता है कि जो है वो 15 मई के या 14 मई के लगभग ये उत्पन्न हुआ, उसके बाद में ये आगे की ओर बढ़ा और फिर इसकी समय समय पर हमें जो जानकारी दी, वो एक संगठन है, इसका नाम है IMD, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है IMD, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो है वो इस प्रकार के चक्रवातों, मौसम और जलवायु से संबंधित देश में सारी जानकारी देता है। IMD का मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस, वो है दिल्ली में या नई दिल्ली में। इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर है, इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय जैसे मुंबई में है, जैसे कोलकाता में है, नागपुर में है, पुणे में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सीधा पूछ सकता है IMD का मुख्यालय कहाँ है, अगर उसमें दिल्ली ऑप्शन नहीं है तो पुणे भी ठीक हो सकता है, कोलकाता भी ठीक हो सकता है, मुंबई भी ठीक हो सकता है, नागपुर भी ठीक हो सकता है। तो इसके क्षेत्रीय जो मुख्यालय है वो 4 है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। सॉरी, क्षेत्रीय कार्यालय जो है, मुख्यालय और कार्यालय अलग अलग होते हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय है 6, तो मुख्यालय 4 है इसके, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे, और 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में, IMD का। अब IMD के जो चीफ है या डायरेक्टर जनरल, DG जिसको बोलते हैं, जिनका नाम अभी बार बार आ रहा है, वो है मृत्युंजय महापात्रा। ये पूछा जा सकता है कि इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुखिया का क्या नाम है, तो वो है मृत्युंजय महापात्रा। और मृत्युंजय महापात्रा ने समय समय के ऊपर जो है इस चक्रवात से संबंधित जानकारी दी है। तो यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो इन चक्रवातों से संबंधित जानकारी देता है। अब वो ये जानकारी कहां से देता है, यानी कि इनको कौन सा ऐसा सोर्स है जो ये जानकारी देता है, तो विशाखापट्टनम में एक संस्थान है जिसका नाम है डॉपलर मौसम रडार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संस्थान का नाम है डॉपलर मौसम रडार। डॉपलर मौसम रडार है विशाखापट्टनम में, और यह जो है वो चक्रवातों को ट्रेस करता है। ट्रेस करता है। ट्रेस करने का मतलब ये होता है कि ये पूरे चक्रवातों पर निगरानी रखता है कि कहां से चक्रवात पैदा हुआ और कहां जाएगा और कितना इफेक्ट करेगा, और चक्रवात की गति क्या है, गति घट रही है या बढ़ रही है, किन तटों पर जाकर के टकराएगा, नुकसान कितना हो सकता है, ये सारी की सारी जो जानकारी हमें देता है। यानी कि ये जो निगरानी रखता है वो एक रडार है, रडार सिस्टम होता है। तो ये डॉपलर मौसम रडार विशाखापट्टनम में ये सारी की सारी जानकारी दे रहा था IMD को, और IMD ने सारी जानकारी जो समय समय पर मीडिया में दी, तब जाकर के जो वो बंगाल और उड़ीसा से लाखों लोगों को है तटों से हटाया गया, क्योंकि इस IMD ने बता दिया था कि जो अम्फान जो तूफान आ रहा है, अम्फान जो चक्रवात आ रहा है, इसने सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया है। 18 मई सोमवार को, 18 मई सोमवार को दोपहर 3 बजे के लगभग इस अम्फान चक्रवात ने सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सुपर साइक्लोन कब बना, तो ये जो सुपर साइक्लोन है वो बना था 18 मई को। 18 मई 3 बजे के बाद में इसकी गति है उसमें अचानक से परिवर्तन आया, यानी कि इसकी गति है वो तेजी से बढ़ी, और बढ़कर गति इसकी बढ़ने के कारण क्या हुआ कि यह एक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि बात की थी कि सुपर साइक्लोन होता क्या है। अब चक्रवात तो हमने बहुत सुन रखे हैं कि चक्रवात है, ये सुपर साइक्लोन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि सुपर साइक्लोन IMD के अनुसार अगर चक्रवातों की गति
220 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा होती हो। अगर चक्रवातों की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा होती है तो उस चक्रवात को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग महाचक्रवात कह देते हैं या उसको हम लोग सुपर साइक्लोन का नाम देते हैं। तो इस चक्रवात की गति बंगाल की खाड़ी में जो है वो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी 19 और 20 तारीख को, जिसके कारण इसे हम लोग क्या नाम दिया था? सुपर साइक्लोन। अब बात आती है कि ये सुपर साइक्लोन जो है वो कितने साल बाद आया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की खाड़ी में कितने साल बाद सुपर साइक्लोन दर्ज किया गया। तो अंतिम जो सुपर साइक्लोन आया था वो आया था अक्टूबर 1999 में। अक्टूबर 1999 में अंतिम सुपर साइक्लोन लगभग आज से 21 साल पहले आया था, 21 साल पहले। और ये जो सुपर साइक्लोन आया था इसका नाम था पारादीप चक्रवात, और ये आया था उड़ीसा में, यानी कि इस क्षेत्र में आया था। और इसके कारण उड़ीसा में भारी जन धन की हानि हुई थी और लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आपको पूछा जा सकता है, ये करंट का क्वेश्चन बनता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है, भारतीय क्योंकि संदर्भ में ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको यूं पूछा जा सकता है कि अंतिम सुपर साइक्लोन अम्फान से पहले कब आया था? तो ये आया था सन 1999 में अक्टूबर के महीने में, और इसके कारण जो है वो उड़ीसा में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा जैसे ये तो सुपर साइक्लोन की बात होगी, ये जो सुपर साइक्लोन है जो कि 18 मई को सुपर साइक्लोन बन गया अम्फान। अम्फान साइक्लोन के बारे में भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये जो चक्रवात है वो सन 1737 के बाद, यानी कि पिछले अगर हम बात करें तो लगभग 283 वर्षों के इतिहास में सबसे खतरनाक चक्रवात रहा है। सन 1737 में इस प्रकार का कोई चक्रवात आया था और कहते हैं कि उसके बाद में 283 साल के इतिहास में इतना भयंकर चक्रवात नहीं आया जितना खतरनाक चक्रवात अम्फान है। हालांकि इस चक्रवात के कारण जो मृत्यु है वो लगभग 70 से 75 लोगों की हुई है, लेकिन ये तो इसलिए हुई क्योंकि जो चक्रवातों को ट्रेस करने का जो सिस्टम है राडार, वो समय समय पर जानकारी दे रहा था, इसके कारण लाखों लोगों को तटों से हटा दिया गया। अगर ये सिस्टम ना होता, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम पे लाखों लोग मरते थे, तो लोगों की जान का नुकसान तो कम हुआ लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। आरंभिक आंकड़े जो आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से, उसके अनुसार लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अभी उड़ीसा से आंकड़े आने बाकी है। तो यानी कि ऐसा अनुमान है कि 283 वर्षों के इतिहास में ये सबसे खतरनाक चक्रवात है वो रहा है पिछले 300 सालों में। ये जो चक्रवात है, अब हम अम्फान की बात कर रहे थे कि अम्फान चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में बना था और 18 मई को इसने सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया। और ये जो है कहां टकराया, वे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अम्फान चक्रवात सबसे पहले कहां टकराया या अम्फान चक्रवात ने लैंडफॉल कहां किया। अम्फान किसी भी चक्रवात का तट से टकराना कहलाता है लैंडफॉल, यानी कि तट से टकराना। ये जो चक्रवात था वो 20 मई यानी कि बुधवार दोपहर बाद सुंदरवन जो तट है, सुंदरवन का जो डेल्टा है, इस क्षेत्र से टकराया। ये साइक्लोन जो है वो 20 मई बुधवार को दोपहर बाद सुंदरवन डेल्टा से टकराया और यहां पर दो द्वीप हैं जिनके बीच में ये टकराया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है दीघा, और बांग्लादेश में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है हटिया। यह जो चक्रवात है
वो दीघा और हटिया द्वीपों के बीच में सुंदरवन के डेल्टा से टकराया था 20 मई बुधवार को दोपहर बाद। जब ये चक्रवात सुंदरवन के डेल्टा से टकराया या जब ये लैंडफॉल किया तो इसकी जो गति थी, यानी कि गति इसकी तो वैसे तो 250 किलोमीटर के लगभग थी बंगाली खाड़ी में जब ये बह रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे तटों की तरफ जाते हैं तो इनकी गति कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन चक्रवातों को जो ऊर्जा मिलती है वो गुप्त उष्मा से मिलती है, लेकिन जैसे जैसे तटों की ओर जाते हैं तो इनको गुप्त उष्मा मिलनी कम हो जाती है और तटों के टकराने के बाद में इनकी गति जो वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और ये आगे तक ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थलखंड पर टकराते ही खत्म हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब ये तट से टकराया था तो इसकी गति थी 165 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी बहुत होती है। और इस चक्रवात के कारण लगभग 5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठी। 5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठी और 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चक्रवात जो है वो सुंदरबन क्षेत्र से टकराया। तो इसके कारण सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा, पश्चिम बंगाल के 3 जिलों का नाम ज्यादा आ रहा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उसकी अगर हम बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी ये 2 जिले हैं, 24 परगना, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना और एक जिले का नाम आ रहा है मिदनापुर। इसके अलावा हुगली, हावड़ा, कोलकाता जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में इसने नुकसान किया। लेकिन इस चक्रवात के कारण 2 जिले कहते हैं कि लगभग उनके अंदर भारी विनाश हुआ है, लगभग फसलें और जान माल को ज्यादा नुकसान हुआ है। वो है उत्तरी दक्षिणी 24 परगना और मिदनापुर, इनके अंदर ज्यादा नुकसान हुआ। कोलकाता नगर को भी बहुत ज्यादा हानि हुई है। कोलकाता के अंदर विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है, उसको क्षति पहुंची है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, उसको भी हानि पहुंची है। तो यानी कि कोलकाता के अंदर भारी बारिश हुई है इसके कारण, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, उसके कारण यहाँ पर आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और पश्चिम बंगाल में 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो इस अम्फान तूफान के कारण हो चुकी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात की अम्फान तूफान या अम्फान चक्रवात का भारतीय जलवायु से और भारतीय मानसून से क्या संबंध है, तो इसका प्रभाव भारतीय मानसून के ऊपर भी पड़ता है क्योंकि ये प्री मानसून चक्रवात है। इसके कारण अनुमान यूं है, आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो मानसून है वो लेट आएगा। ये जो लेटेस्ट प्रभाव की हम बात करें कि तत्काल क्या प्रभाव पड़ा है इसका, तत्काल में प्रभाव ये है अम्फान का कि भारतीय मानसून 4 दिन देरी से आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले मॉनसून के टाइम पर आने की बात चल रही थी। जो मॉनसून है वो केरल लगभग 1 जून को केरल पहुंच जाता है, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये 5 जून को आएगा। तो केरला में जो मॉनसून है वो 5 जून के लगभग आया, तो अपने भी 5-4 दिन जो है वो यानी कि उत्तर भारत पहुंचते पहुंचते भी ये लेट हो जाएगा। तो अम्फान तूफान के कारण मॉनसून लेट हो जाएगा क्योंकि इस चक्रवात ने पूरे दक्षिणी जो ये जो अरब सागर और बंगाली खाड़ी या उत्तरी जो हिंद महासागर का पूरे का जो मौसम है उसको इसने परिवर्तित कर दिया। उसके कारण मॉनसून जो है वो देरी से आएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस चक्रवात के कारण उत्तरी भारत से जो है आर्द्रता वो इधर चली आई, यानी कि इसने आर्द्रता को खींच लिया। इसके कारण उत्तरी भारत में गर्मी भी बढ़ेगी। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ेगा क्योंकि इसके कारण आर्द्रता कम हो गई है, तो यहाँ पर जो है वो गर्मी ज्यादा वो पड़ने की संभावना है, जैसा कि इन 2-3 दिनों में देखा भी जा रहा है। तो इस चक्रवात के कारण भारतीय मानसून और जलवायु के ऊपर या भारतीय मौसम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा है। और इस प्रकार के जितने भी चक्रवात आते हैं उनका प्रभाव जो है वो पड़ता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो मौसम विज्ञान संगठन जो है वो कहता है कि बंगाल की जो खाड़ी है ये विश्व में चक्रवातों से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित खाड़ियों में आती है। यानी कि बंगाली खाड़ी दुनिया की बड़ी खाड़ियों में आती है। विश्व में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO के अनुसार विश्व में 35 खतरनाक चक्रवातों की अगर हम बात करें
तो उसमें से 26 चक्रवात, डब्ल्यूएमओ कहता है कि विश्व के 35 खतरनाक चक्रवातों में से 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हो कि बंगाल की खाड़ी चक्रवातीय दृष्टि से कितनी ज्यादा प्रभावित है। यानी कि इस खाड़ी के आसपास लगभग 50 करोड़ लोगों का निवास है। इस खाड़ी के चारों ओर जैसे श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ये सारे देश इसके चारों ओर बसे। तो इन देशों की लगभग 50 करोड़ जनसंख्या बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिसके कारण जो भी चक्रवात यहाँ पर आते हैं उनके कारण ज्यादा जान माल की हानि होती है। डब्ल्यूएमओ यूं भी कहता है कि विश्व के लगभग 6% चक्रवात भारत में आते हैं और इन 6% का भी 80% जो चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अब हम लोग बात करें कि बंगाल की खाड़ी में आज तक के अगर खतरनाक चक्रवातों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से चक्रवात है, तो कहते हैं कि सन 1970 में इस क्षेत्र में एक चक्रवात आया था 1970 में, जिसका नाम था भोला चक्रवात। ये आया था बंगाल में और पूर्वी पाकिस्तान में। यानी कि जो आज बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, तो बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान में सन 1970 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था भोला। इसके कारण बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इतना ज्यादा खतरनाक चक्रवात है वो भोला आया था। यानी कि इसका कहने का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र में खतरनाक चक्रवात आते रहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बात की अम्फान तूफान की, कि अम्फान एक पहले एक चक्रवात था, लेकिन 18 मई दोपहर के बाद इसने एक महाचक्रवात या सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया। सुपर साइक्लोन वो होता है जिसमें वायु की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होती है। इस चक्रवात ने 20 मई यानी कि बुधवार दोपहर बाद सबसे पहले जो लैंडफॉल किया वो किया था सुंदरबन के डेल्टा, यानी कि जो बंगाल का दिग्गा और पश्चिम बंगाल का हटिया द्वीप है उन दोनों के बीच में। जब ये चक्रवात तट से टकराया तो इसकी गति लगभग 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 5 मीटर ऊंची लहरें उठी, जिसके कारण भारी बारिश हुई और यहाँ पे 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है वो इसके कारण हुआ। इसके बाद ये चक्रवात जो है वो पूर्व की ओर आगे बढ़ गया। ये जो चक्रवात है वो अक्टूबर 1999 के बाद में आया दूसरा महाचक्रवात है, यानी कि पिछला जो महाचक्रवात है या सुपर साइक्लोन है वो 21 साल पहले आया था। इस चक्रवात को मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार 1737 के बाद सदी पिछले 283 सालों के इतिहास का सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है, जिसके कारण भारतीय मानसून जो है वो 4 दिन देरी से आएगी और उत्तर पश्चिमी भारत में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ये जो चक्रवात है इसी चक्रवात से संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि बांग्लादेश में इसी प्रकार का एक चक्रवात 1970 में आया था जिसका नाम भोला था, जिसके कारण लगभग 5 लाख लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी। इस प्रकार के मौसम विज्ञान के जो आंकड़े हैं अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान के, उनके अनुसार विश्व के 35 खतरनाक चक्रवातों में से 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आ चुके हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी चक्रवातों की दृष्टि से एक बहुत संवेदनशील एरिया है, क्योंकि 50 करोड़ जनसंख्या का निवास इसके तटों पर है, जिसके कारण जान और माल की ज्यादा क्षति होती है। विश्व के 6% चक्रवात जो है वो भारत आते हैं, जिनमें से 80% चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अधिक चक्रवातों की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक चक्रवात जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में चक्रवात ज्यादा आते हैं, सर्वाधिक चक्रवात आते हैं अक्टूबर नवंबर में। अगर हम कहें कि चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कि सर्वाधिक चक्रवात किस राज्य से आकर के टकराते हैं, तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य का नाम है उड़ीसा। भारत में चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उड़ीसा पूर्वी तट पर। अगर पश्चिमी तट पर सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो वो है आपका गुजरात, जो चक्रवातों से ज्यादा प्रभावित रहता है। तो ये जैसे इस प्रकार की कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ज्यादा चक्रवात कब आते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में आते हैं। सबसे ज्यादा चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं, तो बंगाली खाड़ी में आते हैं। किस राज्य में आते हैं, तो उड़ीसा में आते हैं। पश्चिम में किस कहां आते हैं, तो गुजरात में ज्यादा आते हैं। अब ये तो अम्फान और इसकी पूरी डिटेल होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में आज तक आए कुछ प्रमुख चक्रवात। भारत में आज तक या पिछले 15-20 सालों में जो कुछ प्रमुख चक्रवात आए हैं उसके बारे में
और किन क्षेत्रों में आए हैं। तो प्रमुख चक्रवातों की अगर हम लोग बात करें तो 2007 में एक चक्रवात इस क्षेत्र में आया था। 2007 में इसका नाम था सिद्र। सिद्र चक्रवात जो है वो बंगाल और बांग्लादेश में 2007 में आया था। तो ये 2007। इसके बाद में अन्य की अगर हम बात करें तो सन 2013 में एक चक्रवात आया था उड़ीसा में। उड़ीसा और बंगाल तट से टकराया था। इसका नाम था फेलिन। फेलिन चक्रवात आया था 2013 में और ये सबसे पहले उड़ीसा से टकराया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चक्रवात 2014 में आया था जिसका नाम था हुदहुद। हुदहुद चक्रवात 2014 में आया था और ये उड़ीसा और बंगाल से टकराया था, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। इसका जो नुकसान है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ज्यादा हुआ था। इसके बाद में एक चक्रवात आया था 2014 में इस क्षेत्र से। इसका नाम था नीलोफर। ये अरब सागर में आया था। भारत, पाकिस्तान, ओमान इसने इसको प्रभावित किया था। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारत के पश्चिमी तट यानी कि गुजरात में, और फिर ये चला गया था पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर ये चला गया था ओमान। इस प्रकार से तो नीलोफर चक्रवात कब आया था? सन 2014 में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बाद चक्रवात आया था ओखी, यही उड़ीसा तट के साथ ओखी चक्रवात। ये आया था 2017 में। हालांकि ओखी चक्रवात जो है इसने पूरे पूर्वी तट को प्रभावित किया था, तमिलनाडु से लेकर के ऊपर तक ओखी चक्रवात जो है दक्षिणी जो इस क्षेत्र में जो है वो श्रीलंका से लेकर के, और इसने इसको प्रभावित किया था। इसके बाद नेक्स्ट आया था तितली चक्रवात। तितली चक्रवात की हम बात करें तो वो भी इसी क्षेत्र में आया था, उड़ीसा वाले में। तितली जो चक्रवात है वो भी उड़ीसा वाले क्षेत्र में आया था और ये आया था 2018 में। इसके बाद नेक्स्ट जो चक्रवात है उसका नाम था फेनी, वो भी इसी क्षेत्र में आया था, या फणी बोल देते हैं इसको। ये आया था 2019 में फेनी चक्रवात। इसके बाद में एक चक्रवात 2019 में अंडमान निकोबार, उड़ीसा और बंगाल में और आया था जिसका नाम था बुलबुल। ये भी 2019 में आया था। एक चक्रवात इस क्षेत्र में आया था 2019 में जिसका नाम था वायु, अरब सागर में यानी कि खासकर गुजरात में 2019 में ही वायु आया था। तो ये कुछ प्रमुख चक्रवात हैं जो कि भारतीय क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में आए हैं। ज्यादा एग्जामों में करंट के संदर्भ में अगर हम बात करें या वर्तमान समय में जो पूछे जाते हैं तो इसमें सिद्र चक्रवात 2007 में, ओखी चक्रवात 2017 में, तितली चक्रवात 2018 में, इसी प्रकार से 2014 में हुदहुद चक्रवात, 2013 में फेलिन चक्रवात। तो ये क्षेत्र ज्यादा इफेक्टेड रहा है, ये ज्यादा प्रभावित रहा है। या फनी चक्रवात 2019 में, बुलबुल चक्रवात 2019 में, वायु चक्रवात 2019 में यहाँ आया था, और नीलोफर चक्रवात जो है वो 2014 में आया था जिसने भारत के गुजरात और पाकिस्तान, ओमान को प्रभावित किया था। तो ये तो कुछ प्रमुख चक्रवातों की बात होगी। तो आज हम लोगों ने बात की अम्फान सुपर साइक्लोन के बारे में, और इससे संदर्भ में बात हम लोगों ने की कि भारतीय चक्र मानसून और भारतीय जो जलवायु है इसको ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, चक्रवात होते क्या हैं, और कुछ प्रमुख चक्रवातों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।